तो अब बीबीटी सिद्धांत देखो, संयोजकता बॉन्ड सिद्धांत, बैलेंस BALANCY बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, या बैलेंस भी लिख सकते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत। किसने दिया था? पॉलिंग ने दिया था। तो देखो इस सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु है वो कौन कौन से हैं कि सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के अंदर की बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के अंदर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। ठीक है, तो अपन ये भी अपन को पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मेटल जो होता है वो लिगेंडों से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। इसका मतलब जो अहम रोल होता है वो मेटल का और लिगेंड का होता है। तो ये सिद्धांत भी मेटल और लिगेंड से ही रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले क्या करता है कि जो मेटल आयन होता है, नंबर एक, जो मेटल आयन होता है या मेटल एटम होता है, धातु परमाणु या धातु आयन, ये रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? रिक्त कक्षक। अब वो रिक्त कक्षक कौन कौन से होते हैं? SB हो सकता है, PB हो सकता है और D, और ये तीनों भी हो सकते हैं। SPDF कक्षक उपलब्ध कराता है। तो सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु या आयन रिक्त SPD कक्षक उपलब्ध कराता है। ठीक है ना। एक बात और, अब सवाल ये कि रिक्त कक्षक कितने उपलब्ध कराता है? 1, 2, 3, 4, कैसे पता चलेगा? ये रिक्त कक्षकों की जो संख्या होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, क्योंकि लिगेंड एक दंतुक भी हो सकता है, द्विदंतुक भी हो सकता है। ठीक है, अगर लिगेंड एक दंतुक है तो लिगेंडों की संख्या और कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होती है। तो लिगेंडों की संख्या के बराबर या कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। ये है इसका पहला पॉइंट। समन्वयी संख्या या उप सह संयोजन संख्या के बराबर ये रिक्त कक्षक SPD उपलब्ध कराता है। दूसरी बात, अब दूसरा पॉइंट क्या है भाई? इसने रिक्त कक्षक उपलब्ध करा दिए। माना एक दंतुक लिगेंडों की संख्या 4 है तो ये 4 रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा, 6 है तो 6 कराएगा, 5 है तो 5 कराएगा, और 7 है तो 7 कराएगा। ठीक है, अब बात आती है कि जो रिक्त कक्षक है वो आपस में संकरण करते हैं। क्या करते हैं? संकरण करते हैं, और संकरण करके संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। संकृत कक्षकों की संख्या ध्यान रखना कितनी होती है? संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। यदि संकरण में 4 कक्षक भाग ले रहे हैं तो 4 ही नए संकृत कक्षक बनेंगे। यदि संकरण में 5 कक्षकों ने भाग लिया है तो 5 नए संकृत कक्षक बनेंगे। तो दूसरी बात है, ये संकरण करेंगे, संकरण करके किसका निर्माण करेंगे? ये संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। अब संकृत कक्षक क्यों बनाए जाते हैं भाई, ये बताओ? क्योंकि संकृत कक्षक कैसे होते हैं? दिशात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? ये दिशात्मक होते हैं, और ये प्रबल बंध बनाते हैं। कौन सा बंध बनाते हैं? प्रबल बंध। और प्रबल बंध कौन सा होता है? सिग्मा बंध। ठीक है, तो ये प्रबल बंध बनाते हैं। तीसरी बात क्या होगा कि अब जो लिगेंड जो है, कौन? लिगेंड। लिगेंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या? इलेक्ट्रॉन युग्म किससे दान करेंगे बेटाओ? रिक्त कक्षकों में। किसमें? रिक्त कक्षकों में। तो देखो अब लिगेंड जो समूह है वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को इन रिक्त कक्षकों में उपलब्ध कराते हैं। और बताओ, जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म इन रिक्त कक्षकों में जाएंगे तो कौन सा बंध बनेगा? उप सह संयोजक बंध बनेगा। कौन सा बंध बनेगा? उप सह संयोजक बंध बनेगा। और ध्यान रखना, फिर ये सारे के सारे जो संकृत कक्षक है वो एक निश्चित अभिविन्यास में विन्यासित हो जाते हैं। अब देखो कैसे विन्यासित हो जाते हैं। यदि संकरण sp है तो रेखीय आकृति में, sp2 है तो समतल त्रिभुजीय में, sp3 है तो अगर sp3 है तो चतुष्फल की आकृति में विन्यासित हो जाएंगे। और यदि sp3d है या dsp3 है तो त्रिभुजीय द्विप्रेमीडीय आकृति में, और यदि sp3d2 है या d2sp3 है तो अष्टफल की आकृति में, और sp3d3 या d3sp3 है तो पंचभुजीय द्विप्रेमीडीय आकृति में अभी विन्यासित हो जाते हैं। कौन? मेटल आयन और लिगेंड।
ठीक है, जो एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, फिर ये एक निश्चित अभिविन्यास में विन्यासित हो जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट और देखो, यदि लिगेंड कैसा हुआ, वीक हुआ, कैसा हुआ लिगेंड, वीक, वीक मतलब दुर्बल, कैसा हुआ, दुर्बल हुआ, तो ध्यान रखना उच्च चक्रण संकुल बनेंगे। उच्च चक्रण, कौन से संकुल बनेंगे, उच्च चक्रण संकुल बनेंगे या बाह्य कक्षक संकुल बनेंगे, बाह्य कक्षक संकुल। उच्च चक्रण संकुल या बाह्य कक्षक संकुल या चक्रण मुक्त संकुल, चक्रण मुक्त संकुल। ठीक है बेटा, ये कब बनेगा, जब लिगेंड दुर्बल हुआ तो उच्च चक्रण संकुल बनते हैं या बाह्य कक्षक संकुल बनते हैं या चक्रण मुक्त संकुल बनते हैं। एक चीज़ और, इनमें कौन से कक्षक भाग लेते हैं बेटा, बाहरी डी, एन डी कक्षक, कौन से, एन डी, और मैक्सिमम एन डी कौन से होते हैं, 4D वाले, कौन से वाले, जो अपने सिलेबस में वो 4D कक्षक भाग लेते हैं। अब ध्यान रखना बेटा, जो वीक लिगेंड है, कौन से, वीक लिगेंड जो हैं, वीक लिगेंड फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, H2O, ये वीक लिगेंड है। कैसे लिगेंड है, वीक लिगेंड है। वीक का मतलब है कि इसमें कौन से कक्षक भाग लेंगे, बाहरी डी कक्षक भाग लेंगे। बाहरी डी कक्षक का मतलब है कि जो संकरण है इसमें डी कक्षक बाद में आएगा, जैसे sp3D, तो डी कहाँ आ रहा है, बाद में। जब डी बाद में आता है, जैसे अपन एग्जांपल दें कि वो उसमें संकरण हो सकता है sp3 हो सकता है, हालांकि डी नहीं है, sp3D हो सकता है, sp3 इसको छोड़ दो क्योंकि इसमें डी है ही नहीं है, तो sp3D है, sp3D2 है, sp3D3 है। तो ध्यान रखना, इस जो अपन डी बाद में लिखते हैं, इस बाद वाले डी का मतलब होता है ND, बाहरी डी कक्षक। क्या होता है इसका मतलब, बाहरी डी कक्षक, ठीक है ना। और बाहरी डी कक्षक कौन सा होता है, 4D। अब यदि अगली बात, यदि अपन करें लिगेंड कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो, कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो ध्यान रखना ये उच्च की जगह क्या आ जाएगा, निम्न चक्रण संकुल। कौन सा, निम्न चक्रण संकुल। या बाह्य की जगह क्या आएगा, आंतरिक, क्योंकि ध्यान रखना बाह्य का मतलब होता है कौन, 4D, बाहरी डी, और आंतरिक का मतलब क्या होता है, N-1D, आंतरिक डी कक्षक, जिसमें डी शुरू में लिखा जाता है। तो आंतरिक कक्षक संकुल। फिर आया चक्रण मुक्त, इसमें आएगा चक्रण युग्मित संकुल। ठीक है, अब प्रबल लिगेंड कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अमोनिया है, अमोनिया आ जाए, NO2 आ जाए, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए, साइनाइड आ जाए, ये लो, ये प्रबल लिगेंड है। और जब ये प्रबल लिगेंड आ जाते हैं तो N-1D का मतलब है कौन सा कक्षक भाग लेगा, 3D। और जब 3D भाग लेगा तो संकरण हो सकता है, देखो यहाँ D बाद में आ रहा है तो DsP3 हो सकता है, D2sp3 हो सकता है, और D3sp3 भी हो सकता है। तो यहाँ देखो, यहाँ D बाद में आ रहा है और यहाँ D पहले आ रहा है। D पहले आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, बोलो, कौन से कक्षक भाग ले रहे हैं, N-1D कक्षक भाग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो N-1D कक्षक भाग ले रहे हैं तो ये कौन सा संकुल हो गया, आंतरिक कक्षक। बाहरी D कक्षक भाग ले रहे हैं तो कौन सा संकुल हो गया, उच्च चक्रण। तो ये सवाल आता है कि BBT सिद्धांत के अनुसार देखो, दो प्रकार के संकुल बनते हैं, उच्च चक्रण कब बनता है, निम्न चक्रण कब बनता है। जब कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स के निर्माण में यदि दुर्बल लिगेंड भाग लेता है तो उच्च चक्रण संकुल बनते हैं।
क्योंकि दुर्बल लिगेंड भाग लेता है तो बाहरी डी कक्षक भाग लेते हैं। और एक बात और, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कौन से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मैक्सिमम मतलब अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? कम होती है, 0 भी हो सकती है, ठीक है ना। दूसरी बात, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक। तो ये होते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कैसे होते हैं? या अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय, ठीक है ना। अनुचुंबकीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। और ध्यान रखना, ये मैक्सिमम कैसे होते हैं? प्रतिचुंबकीय। कैसे होते हैं? प्रतिचुंबकीय मतलब डायामैग्नेटिक, DIA, डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो एक चीज़ और, इनका चुंबक, अब यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अपन जानते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से क्या निकालते हैं? चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट। इनका चुंबकीय आघूर्ण अधिक होता है और इनका चुंबकीय आघूर्ण 0 या कम होता है, ठीक है ना। एक चीज़ और, इनके द्वारा जो ND अर्थात दुर्बल लिगेंडों के द्वारा जो संकुल बनते हैं वो कम स्थायी होते हैं, लेकिन ध्यान रखना आंतरिक डी कक्षकों के द्वारा जो संकुल बनते हैं या प्रबल लिगेंडों के द्वारा जो संकुल बनते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। ये दोनों में अंतर भी हो गया कि उच्च चक्रण संकुल और निम्न चक्रण संकुलों में क्या अंतर है। इनमें कौन से कक्षक भाग लेते हैं? बाहरी डी कक्षक भाग लेते हैं, इनमें आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं, इनमें दुर्बल लिगेंड भाग लेते हैं, इनमें प्रबल लिगेंड भाग लेते हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इनमें 0 या कम होती है, ठीक है। ये अधिक अनुचुंबकीय होते हैं, ये प्रतिचुंबकीय या कम अनुचुंबकीय होते हैं। इनका चुंबकीय आघूर्ण अधिक होता है, इनका चुंबकीय आघूर्ण कम होता है। ये कम स्थायी होते हैं और ये अधिक स्थायी होते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल Ni निकिल टेट्रा क्लोराइड, ये लो, टेट्रा क्लोरिडो निकिलेट सेकेंड आयन। तो देखो अपन को यदि सवाल आ जाए, और सवाल कई बार पूछ लिया गया है कि एक तो पूछ लिया गया है NiCl4 और दूसरा होता है NiCN4 -2। तो ध्यान रखना, इसमें दोनों टेट्रा क्लोरिडो निकिलेट सेकेंड आयन, टेट्रा साइनो निकिलेट सेकेंड आयन, ठीक है ना। दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। लेकिन ध्यान रखना, सवाल ये है कि ये तो कैसा होता है? अनुचुंबकीय। कैसा होता है? अनुचुंबकीय। और ये कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय। क्यों? तो ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई भी सवाल आ जाए कि ये अनुचुंबकीय होता है और ये प्रतिचुंबकीय होता है, क्यों, तो एक अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मैंने तुम्हें यह बता दिया है, अनुचुंबकीय कौन होगा? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, चाहे उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है ना, वो अनुचुंबकीय होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर उसका अनुचुंबकीय गुण बढ़ता हुआ चला जाता है और चुंबकीय आघूर्ण भी बढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन ध्यान रखना, चाहे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही हो, वह अनुचुंबकीय होगा। तो सीधी सी बात है, इसके लिए पूछा ये अनुचुंबकीय और इसके लिए पूछा ये प्रतिचुंबकीय। तो एक लाइन में अपन इसका आंसर दे सकते हैं कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं, और इसमें निकिल के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। दोनों में ही केंद्रीय परमाणु कौन है? निकिल। लेकिन फिर भी दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। फिर भी यहाँ देखो, इसके अंदर निकिल के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि इसमें निकिल के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। इसलिए अनुचुंबकीय है और ये प्रतिचुंबकीय है। अगर अब सवाल आता है कि इसकी BBT सिद्धांत से व्याख्या करो, इसके चुंबकीय गुणों की व्याख्या करो या इसकी ज्यामिति की व्याख्या करो, तो अपन को क्या करना है? तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया निकिल टेट्रा क्लोराइड वाला देखते हैं। तो सबसे पहले अपन को सेंट्रल एटम लिखना है कि इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है। तो बोलो, केंद्रीय परमाणु कौन होता है? हमेशा धातु परमाणु। कौन होता है? धातु परमाणु, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो हमेशा, तो बताओ 4 में से 2 गए तो 2,
तो कितनी आएगी +2। धातु की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितनी आती है, सेम आती है। तो बताओ निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या बन जाएगी, +2। कोई परेशानी? तो इसमें केंद्रीय परमाणु हो गया निकिल +2। आयन भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अब अपन क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, एक दंतुक लिगेंड है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है, दोनों में सेम आएगी। इसमें भी केंद्रीय परमाणु निकिल है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तीनों दोनों में सेम है। अब आता है बेटा लिगेंड, क्या आता है, लिगेंड। इसमें लिगेंड कौन है, क्लोराइड, और इसमें लिगेंड कौन है बोलो, साइनाइड। ये अंतर है दोनों लिगेंड का। तो मैंने यह बताया कि जब लिगेंड दुर्बल होता है तो उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब लिगेंड प्रबल होता है, देखो साइनाइड ये रहा, साइनाइड ये रहा, ठीक है ना। और साइनाइड कार्बन मोनोऑक्साइड NO2 और अमोनिया होते हैं तो प्रबल लिगेंड होते हैं। तो यहाँ देखो ये साइनाइड लिगेंड कैसा है, प्रबल लिगेंड है। कैसा है, प्रबल। यही अंतर है। और प्रबल लिगेंड होता है तो मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, इसलिए जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे कैसे हो जाते हैं, युग्मित हो जाते हैं। इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचता और वह प्रतिचुंबकीय हो जाता है। और जब लिगेंड दुर्बल होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाता, इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने के उतने ही रहते हैं, इसलिए वो अनुचुंबकीय होता है। तो देख लो ये प्रबल है और ये दुर्बल है। अब बात आती है संकरण की। देखो संकरण जब तक आएगा नहीं अपन को क्या पता चलेगा कितने कक्षक लेने हैं और कितने नहीं, दोनों में संकरण का फर्क पड़ता है। अब बताओ लिगेंड कैसा है, दुर्बल है, तो दुर्बल में देखो बेटाओ आपन ने बताया डी कहाँ आता है, बाद में आता है। डी कहाँ आता है, बाद में। 4D का मतलब होता है बाद में। देखो ये बाद में ही है सब, ये बाद में, बाद में, डी बाद में है, डी बाद में है, डी बाद में। और यहाँ पर 3D का मतलब होता है पहले। क्या होता है, पहले। देखो सब में पहले है, ठीक है ना। अब देखो इधर डी बाद में आएगा तो बताओ 4 के लिए संकरण कौन सा होता है, बताओ। अब अपन ने बताया 4 के लिए अगर अपन संकरण देखें तो या तो sp3 होता है या फिर dsp2 होता है। अब बोलो मैं sp3 लिखूँ या dsp2, तुम्हारी इच्छा। चलो मैं शुरू में dsp2 लिख लूँ, लेकिन dsp2 में देखो d कहाँ आ रहा है, पहले आ रहा है। और यदि d पहले आ रहा है तो बताओ यदि d पहले आ रहा है तो लिगेंड कैसा होता है, प्रबल होता है। कैसा होता है, प्रबल। तो बताओ लिगेंड प्रबल इसमें है या इसमें है, इसमें है। तो ध्यान रखना इसमें लिगेंड प्रबल है तो इसमें संकरण होगा dsp2। कौन सा, dsp2। और इसमें D है ही नहीं है शुरू में, तो ध्यान रखना 4 के लिए जब शुरू में D है ही नहीं है, बाद में D आ ही नहीं सकता, तो फिर इसमें संकरण कौन सा होगा, sp3। यही अंतर है, दुर्बल लिगेंड के कारण D बाद में आता है और इसमें बाद में आ नहीं सकता, और शुरू में आएगा तो प्रबल बन जाएगा। और लिगेंड प्रबल है तो D पहले ही आएगा। तो याद रखना 4 में ध्यान रखना, लिगेंड दुर्बल है तो संकरण sp3 लिखना, और D लिगेंड प्रबल है तो संकरण dsp2 लिखना। तो अपन को संकरण कौन सा कराना है, sp3। अब देखो अपन को विन्यास लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकिल का। तो पहले मैं निकिल का बता देता हूँ। 18 पे तो डायरेक्ट लिख देना आर्गन। क्या लिख देना, आर्गन के बाद में आप लिखना 3D 4s और 4p, ठीक है ना। इसमें D बाद में है ही नहीं है, अगर D बाद में होता तो अपन को 4D भी लिखने की आवश्यकता पड़ती है। ये ध्यान रखना, अगर संकरण sp3D होता, sp3D2 होता और sp3D3 होता तो ध्यान रखना अपन को 4D लिखना पड़ेगा, और यदि sp3 है तो 4D लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बताओ 3D में कितने कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और 1 5। 4s में 1 होता है और 4p में कितने होते हैं, 3। ये 3 बना दिए, ठीक है। ये आर्गन है। पहले अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, इसमें जाते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक इसका होता है और 28 इसका होता है, ठीक है बेटाओ। 18 इसका होता है, कितना होता है इसका, 18 लिख दिया। 18 और 2 20। अब कितने बचे, 8। तो यहाँ 8 भरने हैं बेटाओ, पहले एक एक भरो, 21
22, 23, 24, 25, ये 26, ये 27 और ये 28। ये अपन ने निकिल का विन्यास बना दिया। लेकिन अपन को किसका बनाना है? निकिल +2 का बनाना है। +2 का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो बताइए अपन 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे? 3D से निकालें या 4s? बड़ी कक्षा बाहर होती है और छोटी कक्षा भीतर होती है। तो ध्यान रखना बेटा, अगर ये इलेक्ट्रॉनों को भीतर से निकालेंगे तो ये इनके ऊपर पैर रख के जाएंगे, तो जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों पर आवेश समान है, दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे। तो इसलिए अपन को इलेक्ट्रॉन हमेशा बड़ी कक्षा में से ही निकालने पड़ेंगे। तो बड़ी कक्षा कौन है? 4s। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो ये अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो यह किसका विन्यास बन गया? Ni+2 का विन्यास बन गया। दूसरी बात अपन अब देखो, लिगेंड कैसा है? दुर्बल है। कैसा है? दुर्बल है। तो जैसा इसका विन्यास है, दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम वैसा का वैसा ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर लिगेंड जैसे प्रबल है तो ये जितने भी है युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे हो जाते? युग्मित हो जाते। बताओ इसमें कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है? 2। अगर अपन इसका बनाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन तो पूरे 8 ही रहेंगे। मैं फिर लिख देता हूँ, ये 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इसमें आ जाएंगे। तो ये कक्षक कैसा हो जाएगा? खाली। तो एक तो डी कक्षक खाली हो जाएगा, एक एस का है और ये, तो अपना संकरण हो जाएगा DsP2। एक डी का खाली, एक एस का खाली और 2 पी के खाली लेने हैं। ठीक है ना? तो इसमें संकरण, इसलिए एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचेगा। लेकिन अभी अपन बात किसकी कर रहे हैं? sp3 की। तो ध्यान रखो, क्लोराइड लिगेंड की उपस्थिति में अपन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे की उपस्थिति में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? वही निकिल का लिखेंगे, Ni+2 का। तो डिट्टो यही लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 1, 5। ये 3D, ये 4s और ये 4p। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बताओ कोई अंतर है क्या? नहीं। 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसमें भी है। तो देखो कोई अंतर नहीं आएगा। अब अपन को संकरण कौन सा करना है? sp3। अपन ने बताया कौन से कक्षक भाग लेते हैं? रिक्त। ये भी बता दिया लिगेंडों की संख्या संकृत रिक्त कक्षक भाग लेते हैं और रिक्त कक्षकों की संख्या किसके बराबर होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 4। कितनी है? 4। तो अपन को वही sp3 में भी देख लो, 1 और 3, 4। तो 1 s का लेना है, 3 p के लेने हैं। 1 s का और 3 p के। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये लो, ये संकरण कौन सा करेगा? sp3 संकरण करेगा। और sp3 संकरण करके कितने कक्षक बनाएगा? 4। 1, 2, 3, 4। ये वाला जो विन्यास है, इसे लिखना चाहो तो इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नहीं लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो मत लिखना, कोई अंतर नहीं है। जो 3D8 लिखा है बेटाओ, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये है मेन चीज़। तो प्रत्येक कक्षक क्या कहलाएगा? sp3 संकृत कक्षक कहलाएगा। कौन सा कक्षक? sp3 कक्षक। अब लिगेंड कौन है बेटाओ? Cl-। तो मैंने बताया देखो, संकृत कक्षक हो गया, दिशात्मक हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब लिगेंड क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन युग्म रिक्त कक्षकों में उपलब्ध कराएंगे। तो देखो ये रहा इलेक्ट्रॉन युग्म, जब उपलब्ध कराएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? उपसहसंयोजक Cl, Cl, Cl और ये Cl, ये उपलब्ध करा दिए। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। Cl ने कितने दिए? 2। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है और एक कक्षक में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अब बताओ ये कौन सी आकृति धारण करेगा? ये रहा Ni+2। चलो +2 को अपन बाद में लिख देंगे। तो Ni, अब बताओ sp3 की आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय। तो ये चतुष्फलकीय बना दो। यहाँ पर कौन जोड़ देंगे? Cl, Cl,
Cl और ये Cl, आवेश को बाहर लगा दो, -2 है तो -2 लगा दो। कैसी आकृति बनी बोलो? चतुष्फल की है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो किसी चीज़ का, ठीक है ना, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिससे अपन को अच्छे से और समझ में आ जाए। तो इसकी आकृति कैसी बनती है इस पित्र की? चतुष्फल की है। अब इसकी अपन बनाएंगे तो देखो, इसकी आज तुम प्रैक्टिस करना, मैं कल फिर बता दूंगा। ये जो है डी है तो ध्यान रखना लिगेंड प्रबल है तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो एक रिक्त डी कक्षक खाली बच जाएगा। तो अपन को एक तो डी का लेना है, एक एस का लेना है और पी के केवल 2 ही लेने हैं, तो वही 4 बन जाएंगे। चारों में Cl की जगह अपन क्या लगा देंगे? साइनाइड। और इसकी आकृति चतुष्फलकीय की न होकर कैसी बनेगी बताओ? इसकी वर्गाकार। कैसी बनेगी? वर्गाकार। एक बार कोशिश कर लेना, कल मैं फिर बता दूंगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया करो।